और आज जो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद इकबाल खान, सीनियर फिजिशियन हैं और हेमाटोलॉजिस्ट भी रहे हैं, हेमाटोलॉजी में बहुत काम किए हैं और उनसे पूछते हैं आज की टिप्स के बारे में। सर, आज जो हम आपसे सवाल करेंगे वो ये है कि आजकल हमने ये देखा है कि कश्मीर में पोलन्स का रिवाज है। मौसम ऐसा है, पोलन्स जो गिरते हैं, जो सफेदे के दरख्त होते हैं, उससे पोलन्स गिरते हैं, उससे बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है। अब इस एलर्जी से कैसे बचा जाए या इसका क्या मौसर इलाज हो सकता है? एग्जैक्टली जो पोलिनेशन का सीजन होता है तकरीबन कश्मीर में अप्रैल से लेकर आप देखेंगे जून तक होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये पोलन्स जो हैं फ्रेश, जो कश्मीरी में बोलते हैं, पॉपुलर ट्रीज होते हैं, कुछ मेल या फीमेल इनमें से जो होते हैं, उनसे ये पोलिनेशन होता है। तो क्रॉस पोलिनेशन वगैरह होता है। लेकिन एक चीज़ है, जब पोलिनेशन होती है, खाली ये जो पोलन्स हैं, इन्हीं से पूरी एलर्जी नहीं होती है। ये मिक्स अप करते हैं बाकी जो फ्रूट्स के जो पोलन्स होते हैं, उनके साथ जब मिक्सअप हो जाते हैं तो बिल्कुल एक एलर्जी पैदा कर सकते हैं। एलर्जेंस इनको बोलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जिन लोगों को ऑलरेडी कोई सेंसिटिव लोग होते हैं, बच्चे लोग हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, और जो लोगों का इम्यून सिस्टम डाउन होता है, उनको कुछ न कुछ ये एलर्जी हो सकती है। मैं आपको बताऊंगा कि सिंपली सब्जियां खाने से किसी लोगों को एलर्जी हो जाती है। कोई ऐसे लोग भी आपने सुने होंगे, कोई बोलते हैं भाई मैं सेब खाता हूँ तो सेब से मुझे खांसी आ जाती है, मैं संतरा खाता हूँ तो मुझे संतरे से खांसी आ सकती है। संतरे से एग्जैक्टली मैं मानता हूँ, संतरे से एसिडिटी भी हो सकती है। एवं सेब जब खाते खाते आप देखेंगे उसका कलर जब चेंज हो जाता है, रेड हो जाता है, उसमें आयरन होता है। एग्जैक्टली उसमें आयरन खाने से, यानी कि वो जो आप सेब खाते हैं तो अंदर गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है। सो जो भी ये पोलन्स हैं, खासकर ये 2-3 महीने जो है थोड़ा सा रिस्की हो जाते हैं। खासकर आउटडोर एक्टिविटीज़ तो लिमिट करना पड़ता है, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। कोई डिफरेंट स्टडीज़ हैं, बोलते हैं भाई ये फ्रेश की जो एलर्जी है इतनी ख़तरनाक नहीं है। लेकिन जिन लोगों को बीतना पड़ता है वही जानते हैं कि बिल्कुल थोड़ी सी भी एलर्जन से, थोड़े से पोलन से भी इनको खतरनाक एलर्जीज, कफ एंड कोल्ड एंड रनिंग नोज वगैरह हो जाता है। सो हमें इनको कोशिश करना चाहिए आपके थ्रू, अगर ये मैसेज उन तक पहुंचती है उस दौरान, अगर पर्टिकुलरली कुछ बैरियर मेथड अगर हो, यानी कि मास्क अगर लगा दिया जाए, तो तकरीबन काफ़ी हद तक इनको बचा जा सकता है। क्योंकि आउटडोर एक्टिविटीज सबको जाना है, करना पड़ता है, मार्केट में जाना पड़ता है। अब जो ही अपने घरों की खिड़कियां खोलते हैं, आप देखते हैं पोलन्स आपके घरों में पहुंच रहे होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आप ये देखेंगे तो डर लगता है भाई, हवा में ये घूम रहे होते हैं, कहीं नाक में चले जाते हैं। अक्सर देखते हैं नाक से तो अगर और भी अगर ज़्यादा एलर्जन नहीं है, लेकिन फिर भी एलर्जन है। लेकिन इसको इसको एक प्लान के थ्रू बोला गया था भाई, हम फ्रूटफुल ट्रीज जो हैं वो लगाएंगे कश्मीर में। वो मेवे लगाने चाहिए, वो पेड़ लगाने चाहिए जिनका फ्रूट बनते हैं। जैसे आप सेब के दरख्त लगाओ, सेब भी मिलेगा, लकड़ी भी मिलेगी। आप लगाते हैं भाई फ्रेश लगा दिया, चलो मैं मानता हूँ उसमें तो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, लेकिन उनसे बेहतर है हमें असली जो जंगलों में देवदार होता है या पाइन्स ट्री होते हैं, वो तो सबसे अच्छी किस्म की लकड़ी होती है। लेकिन ये भी एक इंडस्ट्रियल बनता है, क्रिकेट बैट्स बनते हैं, ये भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है। लेकिन इसलिए बेहतर है कि हमें ऐसा करना चाहिए ताकि हमें बचाना है अपने आप को। इस 2-3 महीने में अपने आप को बचा के चलना है ताकि एलर्जन जो है आपके नाक के अंदर ना जाए। अगर मास्क लगा दिया गया तो अच्छी बात है। सर, एक तो पॉपुलर ट्री भी है जिसको फ्रेस बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। उसके अलावा हमने ये देखा है कि जो ये कीकर का भी दरख्त होता है, इसमें भी कुछ ऐसे एलर्जेंस होते हैं जिससे लोग अक्सर और बेशतर शिकायत करते हैं कि ज़ुकाम हो गया या और किसी किसी इस तरह की दिक्कतें हो रही है। अच्छा, अब अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो जाए, सपोज़ किसी को पोलन उसके अंदर चले गए, एलर्जी हो गई उसको, तो उसका क्या, उसके बाद क्या इलाज हो सकता है? देखो, देखिए अगर सीओपीडी पेशेंट्स हैं, उनको ब्रोंकाइटिस वगैरह बोलते हैं, एक्यूट एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमैटिक ब्रोंकाइटिस होते हैं, उन लोगों को तो ऑलमोस्ट ऐसा है कि ऑलमोस्ट कभी-कभी ऑक्सीजन तक लगाना पड़ता है। इतनी ज़्यादा एलर्जी हो जाती है, उनके जो फेफड़ों का जो निज़ाम है, निज़ाम तनफ़्फ़ुस जिसको बोलते हैं, यहाँ से नाक से लेकर लंग्स तक, लोअर लंग्स तक, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, हवा पास होना मुश्किल हो जाता है। उनको कहीं-कहीं स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं, उनको रोटा कैप्स देने पड़ते हैं, इनहेलर्स देने पड़ जाते हैं, इंजेक्टेबल देने पड़ते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स देने पड़ते हैं। तो हाँ, मैं मानता हूँ इन चीज़ों को। अलबत्ता एक डाइट के हिसाब से तकरीबन कॉफ़ी और या लेप्टन टी जो है, या जिसमें कैफ़ीन वगैरह होता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक रखते हैं। हाँ, आपको एक ऐसा काम करना चाहिए कि एक्सरसाइज़ेज़, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज़ भी करते रहना चाहिए।
सुबह उठे, अगर ओल्ड एज है तो अपना बलगम वगैरह, खांसी वगैरह इसको क्लियर कर लेना चाहिए, ताकि कहीं निमोनिया ना बढ़ जाए। ये बिगड़ते जा सकती है ये बीमारियां, एलर्जी से आगे निमोनिया तक भी बन सकता है, एलर्जिक निमोनाइट्स, एलर्जिक निमोनिया हो सकता है। ये बलगम कैसे क्लियर करेंगे? इसके लिए एक एक्सरसाइजेज भी होती हैं क्या, और क्या स्टीमिंग वगैरह भी कर सकते हैं ताकि आपका बलगम जो है साफ हो जाए? बिल्कुल, अगर वीज़ी चेस्ट हो जाए, एलर्जी से इतना वीज़ हो सकता है, तो उस सूरत में आपको आप रिस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स भी कुछ होते हैं, जैसे मैंने कैफ़ीन या टी के बारे में बोला। हाँ, शुगर्स कम ले लेना चाहिए, तो हाँ, खाँसी करना चाहिए। ओल्ड एज में कुछ ऐसे लोग भी जो खाँसी नहीं कर सकते हैं, उनको पीठ पर एक थपथपाई देनी पड़ती है ताकि उनका बलगम उठ जाए और रिस्पिरेटरी क्लीयरेंस वगैरह हो जाए। छोटे-छोटे बच्चे जो हैं, उनके नाक में ये जमा हो जाते हैं, रुमाल से नाक साफ़ कर लेना चाहिए। थोड़ा-थोड़ा ट्रिक्स करना है ताकि ये 2-3 महीने जब गुज़र जाते हैं, चलो हमें फ्रेश भी मिलेंगे, लेकिन हम इसको मुकाबला भी करते रहेंगे। अब जिसको ये एलर्जी हो गई है, ज़रूरी नहीं कि बुज़ुर्ग को ही हो या बच्चे को हो, या आम इंसान जो यहाँ लोग सड़क पे चलते हैं उनको भी एलर्जी हो गई है। कोई देसी इलाज, जो टोटके हम जिसको बोलते हैं, घरेलू इलाज कोई इस तरह का, ताकि वो जल्द से जल्द इससे राहत पा सकें? बिल्कुल, तकरीबन आप शहद वगैरह इस्तेमाल करें, लेमन वाटर इस्तेमाल करें, बॉडी को हाइड्रेट ज़्यादा रखना चाहिए। हाइड्रेशन का मकसद यानी कि आपका डिहाइड्रेशन जब होगा तो आपको इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। हाइड्रेशन से एग्ज़ैक्टली आपका हाइड्रेशन आप समझें, मतलब है कि पानी की मिकदार है। ऐसे है 1 घंटे में 1 गिलास पानी पी लेना चाहिए, रस, सूप पीना चाहिए। इम्यून बूस्टर चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। मैंने पहले बता दिया कि शुगर वाली चीज़ें थोड़ा कम लेना चाहिए, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी नहीं बनती है स्ट्रॉन्ग। आपको वो चीज़ें लेनी चाहिए जिसमें इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बने, ख़ासकर मीट का सूप, वेजिटेबल सूप, मशरूम का सूप। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें जब आप खाओगे, अंडे खाओगे, आपका एंटीबॉडीज़ बनेंगे, यानी आप प्रोटीन डाइट खाओगे, आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहेगी, डिफेंस मैकेनिज़्म बनेगा। अगर आप प्रोटीन डाइट नहीं खाओगे, आप शुगर वाली चीज़ें खाओगे, आपको डायबिटीज़ को भी इनवाइट कर रहे हो, उधर से ये तकलीफ भी है, इस मौसम में ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है। सो यू हैव टू टेक द फूड एज़ मेडिसिन। आपको ऐसी चीज़ें खानी चाहिए। हाँ, आप फ्रूट्स वगैरह जो हैं उनका भी एहतमाम रखना चाहिए। फ्रूट से विटामिन सी होता है, एंटी एलर्जिक या इम्यून बूस्टर भी काम करते हैं कई कई सारे फ्रूट। हाँ, जो डायबिटिक्स हैं उनको तकरीबन ड्राई फ्रूट्स खा लेना चाहिए। अगर वेट फ्रूट्स में उनको हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाता है, क्योंकि इनमें ग्लाइसीमिक इंडेक्स कोई फ्रूट्स में ज़्यादा होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर आम ज़ुबान में उसके हैं तो वो क्या होता है? यानी कि अगर आप एक कुछ मान लो आप सेब खा लो, तो 1 घंटे के अंदर-अंदर आपका कितना ग्लूकोज़ शूट करेगा। सो कुछ फ्रूट्स हैं जैसे वाटरमेलन है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स स्लाइटली कम है। यानी कि अगर आप 100 ग्राम अगर आप वाटरमेलन खाओगे, तो 1 घंटे में मान लो आपका 46 मिलीग्राम शुगर चढ़ेगा। सिमिलरली सेब खाओगे, 1 घंटे में मान लो 46 की जगह 2 घंटे में चढ़ेगा। सो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जल्दी-जल्दी आपकी ब्लड शुगर शूट्स ना करे, तो वो चीज़ें चूज़ करनी चाहिए। आज की टिप के लिए बहुत शुक्रिया।